आज हमने डिस्कस करना है कि एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं और उनका ग्रोथ रेट क्या होता है। हमने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देखे और उनकी जो कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना सीखी, जिसमें इंजर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ग्लोबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। मर्ज और क्विक की रिकरेंस होती है और बाकियों की हमने कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना सीखी। कम्प्लेक्सिटी में हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है। नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं, यानी कितने कंप्यूटेशनल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए। और हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि एल्गोरिदम जो है वो उसको कितना स्पेस कितनी चाहिए डेटा सेव करने के लिए। ये सारे कम्प्लेक्सिटीज इश्यूज होते हैं। इनको देख के हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो कितना एफिशिएंट होता है। इसमें डिपेंड करता है एल्गोरिदम की करेक्टनेस भी, ऑब्वियसली। किसी भी एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने से पहले ये चीज चेक करना जरूरी है कि वो एल्गोरिदम करेक्ट भी है या नहीं। करेक्ट का मतलब है कि सही आंसर भी देता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो सही आंसर ही नहीं देता। अगर वो आंसर ही नहीं सही दे रहा तो इसका मतलब है वो एल्गोरिदम है ही नहीं। एल्गोरिदम तो वही होगा ना जो करेक्ट इनपुट पे करेक्ट आउटपुट दे, फिर तो एल्गोरिदम की कैटेगरी में नहीं आता। उसको हार्ट नहीं होना चाहिए, डेट्स मीन के बंद नहीं हो जाना चाहिए बीच में कि किसी इनपुट पे चल रहा है और किसी इनपुट पे नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो डिजायर्ड आंसर है वो विद इन टाइम पीरियड जो है वो आ जाना चाहिए, वो एल्गोरिदम करेक्ट होगा। देन हम उसकी एफिशिएंसी को देखते हैं कि वो कितना टाइम, कितनी स्पेस, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें। ठीक है, पहले करेक्टनेस जरूरी है। इन सब चीजों को मेजर करने को हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम, अब हम एल्गोरिदम को सारी इनपुट्स पे चेक नहीं कर सकते। एक sorting का एल्गोरिदम है ना, तो क्या आप उसे हर तरह के इनपुट पे चेक कर लोगे कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, या वो विद इन पॉलिनोमियल टाइम रिजल्ट देता है या नहीं। तो हम ये चेक नहीं कर सकते, तो डेट्स वाई हम उसका ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइम्स हैं। ये कांस्टेंट टाइम है एल्गोरिदम का, लॉगरिथमिक टाइम है, पॉली लॉगरिथमिक टाइम है, लीनियर टाइम है, लीनियर अरिथमेटिक टाइम है, क्वाड्रेटिक टाइम है, पॉलिनोमियल टाइम है, ये एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल। यहाँ तक जो है वो एल्गोरिदम आपका वो मतलब हमारा कंप्यूटर जो है वो उसे सॉल्व कर लेता है। जब वो एक्सपोनेंट में आ जाता है तो वो रियल टाइम से निकल जाता है, यानी हम उसका रियल टाइम सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनमें जहाँ पे आपको n नजर आ रहा है, दैट्स मीन साइज ऑफ इनपुट, और c इज कांस्टेंट वैल्यूज। यानी कुछ टर्म्स बीच में ऐसी भी होती हैं जो कि एक ही दफा चलती हैं, मतलब वो बार बार रिपीट नहीं होती। तो ऐसी टर्म्स जो होती है ना, उसके लिए हम कांस्टेंट वैल्यू कोई ना कोई बीच में रख लेते हैं। हम जो और ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते हैं ना, उस चीज को हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक्स परफॉर्मेंसेस। एल्गोरिदम जो है वो कम से कम अगर हम इनपुट दें, कम से कम मतलब है छोटी से छोटी इनपुट दें तो कितना टाइम लेगा, और बड़ी से बड़ी इनपुट दें तब हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा। तो वो तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं हम। यानी किसी भी एल्गोरिदम के फाइंड आउट करना कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा, यानी डेट्स मीन कॉल्ड अपर बाउंड। और किसी भी एल्गोरिदम का फाइंड आउट करना कि कम से कम कितना टाइम लेगा, डेट्स मीन लोअर बाउंड। और दोनों चीजें फाइंड आउट करना कि कम या कम कितना टाइम लेगा, ज्यादा से ज्यादा, और उसको हम कहते हैं फॉर थीटा नोटेशंस। ठीक है, इसमें तीन तरह के साइजेस आ जाते हैं इनपुट के। इनपुट के तीन तरह के साइजेस। सबसे छोटी इनपुट हम उसे बोलते हैं ओमेगा, बिग ओ, डेट्स कॉल्ड बिग ओ। ठीक है, बिग ओ मीन फॉर लार्जेस्ट इनपुट साइज, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर हम इनपुट दें तो हमारा एल्गोरिदम कैसे बिहेव करेगा। फॉर थीटा, थीटा हम दोनों तरह से परफॉर्म मेजर कर लेते हैं, फॉर स्मॉल इनपुट्स एंड फॉर लार्ज इनपुट्स। ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, मतलब बिगो और ओमेगा अगर इकट्ठे फाइंड आउट करते हैं तो डेट्स कॉल्ड थीटा। ठीक है, थीटा इज वैल्यूज। हमारे पास जैसे वर्स्ट केस एनालिसिस होता है,
कि एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा। अपर बाउंड ऑफ एनी एल्गोरिदम, अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम इज कॉल्ड वर्स्ट केस। यानी आप कौन सी इनपुट दें कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो सबसे ज्यादा जो है अ, अ, जो है वो टाइम ले, ऐसी कौन सी इनपुट है। ठीक है। और एवरेज केस में कि हम कौन सा इनपुट दें। जैसे आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और आप उसको सारे ही जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देते हैं, मतलब डाटा सॉर्ट करना है और आप उसको दे देते हैं 6, देन 3, देन 2, देन 1। तो आपने ऐसा इनपुट दे दिया जिसमें उसको मैक्सिमम एफर्ट करनी पड़ी है। तो ये हमारे पास वर्स्ट केस एनालिसिस होगा उस एल्गोरिदम का। और जिसमें उसे हम फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से दे दें कि 2 अपनी सही लोकेशन पे है, 6 है, दरमियान में 4 एंड 3 है, तो उसको कम से कम मतलब एवरेज एफर्ट करनी पड़ी है। और अगर हम किसी एल्गोरिदम को दे ही ऐसा केस देते हैं कि उस पर उसे ज्यादा काम ना करना पड़े, जैसे हमने उसे दे दिया 2, 3, 6, 9। अब ये जो 2, 3, 6, 9 है दैट्स ऑलरेडी सॉर्टेड, तो हम इसे जो है वो इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो हम इसे कहते हैं बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है। तो वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनेरियोज इन्हें बोलते हैं। बस ये आप जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से याद कर लें। ये बीच में कुछ ये लिखी हुई हैं, आप कह लें इक्वेशंस टाइप, तो ये उसी चीज को एलैबोरेट कर रही हैं, इसको इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है। हमें इसमें जो याद करनी है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, वो ये 3 हमें नोटेशंस का पता होना चाहिए। बिग O, ये कुछ इसकी एग्जांपल है, ये मैं अभी आपको करवाती हूँ। देन बिग ओमेगा और देन थीटा। ठीक है, इनको कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें आना चाहिए कि इनको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले है बिग O। बिग इसकी जो है ना 3 इक्वेशंस याद करनी है बिग O की हमने ना। ये वाली जो है बीच में, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये हमने इसको याद करना है। बिग O की ये नोटेशन है। इसमें ये बीच वाली लाइन जो है ना नोटेशन, आपने इसको याद रखना है। यानी एफ ऑफ एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू C G of n। इसमें एफ ऑफ एन इज योर फंक्शन एंड जी ऑफ एन इज योर ग्रोथ रेट। यानी हम किसी भी एल्गोरिदम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसका ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे, कि उसका ग्रोथ रेट क्या होगा। तो उसमें हमें एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी गिवन होगी और हमने एन और सी की वैल्यू जो होगी ना वो पुट करनी होगी। बल्कि ये मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ। जैसे ये है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर किसी एल्गोरिदम की जो है ना वो टाइम कम्प्लेक्सिटी है 2n स्क्वायर। ठीक है, ये हम एक दफा देख। इसमें 2n स्क्वायर जो है वो किसी भी एल्गोरिदम की जो है ना वो टाइम कम्प्लेक्सिटी है जो हमें गिवन है। ठीक है। अब हमने अब प्रूफ क्या करना है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन 2n स्क्वायर मस्ट बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ना ई का लिखा हुआ, ये बिलोंग्स टू है बिग O n क्यूब। बिग O n क्यूब यानी इसकी अपर बाउंड है ये। हमने इसकी अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें बिग O से पता चल गया अपर बाउंड है, दूसरा n क्यूब लिखा हुआ है, यानी इसमें स्क्वायर है और इसमें क्यूब है, तो हमने इसमें बिग O फाइंड आउट करना है। बिग O की जो है हमने जो डेफिनेशन या बिग O की कह लें कि जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन है हमारे पास जो आपको प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने दिखाई। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए।
जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें जो ये जो दिया होता है ना हमें, प्रूफ दैट 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इज आवर एफ ऑफ एन। ठीक है, 2n स्क्वायर एफ ऑफ एन है। और जो एन क्यूब दिया हुआ है डेट इज जी ऑफ एन, जी ऑफ एन। ठीक है, हमें दो चीजें चाहिए, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन। अब देखें, इक्वेशन ये थी जीरो, यानी एफ ऑफ एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, सी जी ऑफ एन। तो अगर हम इसको देखें, करें, तो हमें जो इस इक्वेशन में एफ ऑफ एन दिया गया है, एफ ऑफ एन जो है वो हमें दिया गया है 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर। ठीक, और जो हमें जी ऑफ एन दिया गया है वो दिया गया है एन क्यूब, एन क्यूब। और इक्वेशन हमारी क्या थी कि एफ ऑफ एन मस्ट बी, ये हम इधर इक्वेशन पुट कर लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, और जो जी ऑफ एन है इसके साथ सम कांस्टेंट सी, तो हम इसके साथ जी ऑफ एन के साथ सी लगा लेंगे। देखें, सी जी ऑफ एन, ये डेट मस्ट बी, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल, ऐसे वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर लेनी है सबने। तो देखें, वही वही हमने इधर भी किया है। इक्वेशन थी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी है। ठीक है, एफ ऑफ एन मस्ट बी सी जी ऑफ एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये 2n स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू Cn स्क्वायर। 2n स्क्वायर इसमें एफ ऑफ एन है, और एन क्यूब जो है वो हमारे पास जी ऑफ एन है, इसके साथ हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, अब हम इन दोनों को, इनमें से हम कोशिश करेंगे जो एन है ना वो बीच में खत्म हो जाए, एन को खत्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर भी और इधर भी एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इधर भी हमने डिवाइड किया एन स्क्वायर से, और इस तरफ भी हमने डिवाइड करना है एन स्क्वायर से। ठीक, तो ये हमारे पास, ठीक है, इधर हमारे पास टू बच जाएगा। ठीक है, और इधर सी ऑफ एन, क्योंकि ये एक एन खत्म हो गया इसमें, इधर सी ऑफ एन बच गया। ठीक है, जीरो को तो किसी भी चीज, ये जो आंसर है ना हमारा, ये जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, डेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आंसर कभी भी जीरो नहीं आपने वैल्यू को करना। तो ये हमारे पास बच गया, इस तरफ टू बच गया और इस तरफ सी ऑफ एन बच गया। ठीक है, अब हमने c की और n की कोई वैल्यू रखनी है। अब c इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। और n इसमें क्या है, साइज ऑफ इनपुट, इनपुट का साइज जो हमेशा बढ़ता रहता है, जो कम नहीं होता। तो हम स्टार्टिंग में n की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, जैसे हमने c यहाँ पे 1 रखा, मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, c 1 रखा और n नॉट हमने 2 लिया। एन नॉट यहाँ पे शो करता है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एन, एन इज साइज ऑफ इनपुट, दैट्स मीन दैट ग्रेजुअली ग्रो, जो ग्रो करता रहेगा साइज ऑफ इनपुट। अगर हम इस वैल्यू में देखें, इक्वेशन हमारे पास ये बन गई एंड एंड पे, टू लेस देन और इक्वल टू सी एन, ये बन गई। और इसमें हम, ये हमारे पास टू एज इट इज, ये अब हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है सी और एन की कि ये वाली वैल्यू या तो इसके इक्वल रहे या ग्रेटर रहे। ठीक है, ऐसी वैल्यू हमने रखनी है। तो सी हम अगर 1 रख दें और एन की स्टार्टिंग वैल्यू हम 2 रख दें, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर हो जाएगा 2 लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। अब हम टू एन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज का मतलब है कि हम यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू 2 की बजाय 3 रख दें। सी इज कांस्टेंट जो आप चेंज नहीं करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? यस। अगर हम एन की वैल्यू 4 रख दें, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? यस। दिस साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर रहेगी। और हमें यही करना होता है इसमें, ठीक है, ओमेगा में, कि हमें सी और एन की कोई ऐसी स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिससे हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो हमेशा क्या रहे,
सेटिस्फाई रहे। दैट्स मीन यस, प्रूव हो गया कि 2n² बिलोंग्स टू बिग ओ एन क्यूब। ठीक है, यानी अगर हम 2n² को n³ भी लिखते हैं एज अ बिग ओ, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये इसका अपर बाउंड ही है, यानी आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज ही करेगी, वो कम नहीं होगी, वो इंक्रीज करेगी, अपर बाउंड में रहेगी, लोअर में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये मेन चीज होती है इनकी, ये इक्वेशंस याद करना। एफ ऑफ एन अंदर रखना, डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन। ठीक हो गया, ये हमारे पास है किस चीज का प्रूव करने का मेथड, बिगो को जो हमने प्रूव करना है। ठीक है, फिर इसका ये वाला क्वेश्चन भी दिया गया है, एन स्केयर, प्रूव दैट एन स्केयर बिलोंग्स टू बिगो एन स्केयर। इसको भी प्रूव करेंगे क्या एन स्केयर बिगो एन स्केयर से बिलोंग करता है या नहीं। इसमें भी अपर बाउंड फाइंड आउट करनी है। कैसे पता चला, इस बिगो से पता चला कि बिग ओ लिखा हुआ है, तो दैट्स मीन अपर बाउंड। तो हमने दैट फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। ये इक्वेशन है हमारी बिगो की, तो हमने बिगो की इक्वेशन लिख ली। इस इस क्वेश्चन में हमारा एफ ऑफ एन क्या है, एन स्केयर, और जी ऑफ एन क्या है, डेट इज आल्सो एन स्केयर। ये सेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एन स्केयर बिलोंग्स टू बिगो एन, मतलब एन की वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो डैट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ठीक है, ये इक्वल तो हो सकता है, लेकिन जो है वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके इक्वेशन में है। अगर हमें क्वेश्चन ही ऐसे दे दिया जाए, तो फिर यहाँ यहाँ पे एन स्केयर लिखा हो और यहाँ पे एन लिखा हो, तो ऑब्वियसली हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो दूसरी तरफ तो उसका स्केयर है, वो तो हमेशा ही उससे बड़ा रहेगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो हम इसमें सिंपली ये लिख सकते हैं कि क्वेश्चन डजंट बिलोंग टू द लॉजिक, या क्वेश्चन जो है वो इररेलेवेंट है, या क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन उस सूरत में सही होगा जब यहाँ पे एन स्केयर बिलोंग्स टू एन स्केयर होगा, या एन क्यूब होगा, या एन की हाईएस्ट पावर में आएगा। और कैसे पता चलना है इक्वेशन कौन सी लिखनी है, यहाँ पे बिगो लिखा होगा। ठीक है, बिगो से पता चलेगा कि हमने इक्वेशन कौन सी यूज करनी है। एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, डेट इज आवर इक्वेशन। हम वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ एन क्या है, एन स्केयर, जी ऑफ एन क्या है, वो भी एन स्केयर है। अगर हम दोनों को एन स्केयर से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 लेस देन और इक्वल टू सी, क्योंकि इस तरफ भी एन स्केयर खत्म हो गया, इस तरफ भी एन स्केयर खत्म हो गया। अब हमने कुछ ऐसी वैल्यू सी की रखनी है कि हमारे पास या तो रिजल्ट इक्वल में आए, या फिर रिजल्ट जो है वो हमारे पास बड़ा आए। सी की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। सी की वैल्यू 1 रखते हैं तभी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें सी और एन कोई ऐसा चूज करना है कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करे। तो यही इसका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने इसको देख के सॉल्व करना है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखें, ये रॉन्ग है, ये प्रूव ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एन स्केयर बिलोंग्स टू एन क्यूब बिलोंग्स टू एन स्केयर, ये क्वेश्चन ही आपके पास गलत है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ नहीं हो सकता, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ठीक, देन आ जाता है ओमेगा। ओमेगा में देखें तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ चेंज हो जाती है। ठीक है, हमने लोअर बाउंड फाइंड आउट करनी होती है, लोअर बाउंड। ठीक है, पहले था कि जी ऑफ एन की वैल्यू ज्यादा रहे, जी ऑफ एन हमारे पास जो है वो बढ़ता रहे, ज्यादा रहे। ऐसी कौन सी वैल्यू हम सी और एन की रखेंगे कि जी ऑफ एन जो है वो बढ़ता रहे। इसमें हमने जी ऑफ एन को कम रखना है, दोनों की ना पोजीशन चेंज हो जाती हैं, साइन बेशक आप वही रखें। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 0 लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास वहां उस केस में क्या बन गई, इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट हो गई। ठीक है, हमारे पास सी जी ऑफ एन इधर आ गया दरम्यान में, डेट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। ठीक है, पहले था एफ ऑफ एन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन, अब है सी जी ऑफ एन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन।
यानी सी और एन की कोई ऐसी वैल्यू हमने रखनी है कि जिससे ये वाला रिजल्ट हमेशा छोटा या इसके बराबर रहे, इससे बड़ा ना हो। तो ये होती है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कैलकुलेट करना। पहले हम इसको इधर रखते तो हम कहते थे कि सी और एन की वैल्यू कोई ऐसी रखनी है कि ये रिजल्ट हमेशा बड़ा रहे। ठीक है, तो अब हमने रिजल्ट हमेशा छोटा रखना है। तो हमें वैल्यू दी होगी, और इसमें केस में ये भी देखें कि आपको जो जी ऑफ एन दिया गया होगा ग्रोथ रेट, वो ऑलरेडी इससे कम होगा या इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और कम भी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें तो आपको जो वैल्यूज दी जाती थी, जैसे एन स्केयर है ना, एफ ऑफ एन, तो जो ग्रोथ रेट होता था वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा, कम नहीं दिया जाता। अगर कम दिया जाता तो क्वेश्चन गलत होगा। और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट आपको दिया गया है वो कम होगा या इक्वल होगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो डेट्स मीन कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन ही गलत है। तो देखें इसमें 5n² बिलोंग्स टू ओमेगा एन। ओमेगा से पता चलता है कि हमने लोअर बाउंड फाइंड करनी है। हमने सी जी ऑफ एन पहले लिखना है, लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। अगर हमारे पास यहाँ पे बिगो होता तो हम इसको उल्टा कर देते, एफ ऑफ एन पहले लिखते, सी जी ऑफ एन बाद में लिखते। ठीक है, ओमेगा एन। अब इसमें हमारे पास एफ ऑफ एन क्या है, 5n², और ग्रोथ रेट क्या है, वो एन है। इसके अंदर की वैल्यू जो हमारे पास ग्रोथ रेट है, तो हमने लिखा सी जी ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन, जो कि ओमेगा की इक्वेशन मैंने आपको याद कराई। वो मैं निकाल के रख दूंगी। सी ऑफ एन, सी एज इट इज आ गया कांस्टेंट। जी ऑफ एन क्या है, एन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एफ ऑफ एन क्या है, 5n², वो हमने एज इट इज लिख दिया। दोनों साइडों को हमने एन से डिवाइड किया, तो यहाँ पे सिर्फ सी रह गया और यहाँ पे रह गया 5n। ठीक है, सी और 5n। अब हमने सी की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि रिजल्ट या तो इससे 5n से कम आए। ठीक है, और या फिर जो रिजल्ट है हमारा, सी मस्ट बी लेस देन, ये रिजल्ट हमेशा लेस होना चाहिए इससे। हमने सी की वैल्यू रख दी 5, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5, और एन नॉट की वैल्यू रख दी 1, यहाँ पे 1। तो 5 1 5, यहाँ पे भी 5 है, इक्वल तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम एन की वैल्यू जब 2 लेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट की वैल्यू, एन की वैल्यू 3 लेंगे तो 15, और इस तरफ आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा हमारा हमारा हमेशा। तो हम एन की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाते रहेंगे तो ये रिजल्ट जो है वो हमारा ग्रेटर रहेगा और ये रिजल्ट जो है हमारा छोटा रहेगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। मेन इसमें क्या चीज है कि सी और एन नॉट की वैल्यू स्टार्टिंग में वो रखना कि अगर आप एन नॉट को इंक्रीज भी करते रहे तो आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई रहे। ठीक है, यही हमारा मेन इसमें टारगेट होता है अचीव करना, मतलब हमें ये दो चीजें ही। अब मीटिंग का टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया है। थीटा मैं आपको अगली मीटिंग में समझाऊंगी, वो आसान है, वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है।